नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि किसी ज़मीन या प्लॉट को ख़रीदने से पहले हमें किन-किन डॉक्यूमेंट्स के बारे में पहले से जांच कर लेनी चाहिए, जिससे हम श्योर हो जाएं कि रजिस्ट्री के बाद हमें किसी विवाद का या किसी फ्रॉड का सामना ना करना पड़े। क्योंकि एज़ अ लीगल प्रैक्टिशनर ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि ज़मीन तो इंसान ख़रीद लेता है, लेकिन उसके बाद उससे संबंधित विवादों के कारण वो ना तो ज़मीन पर कब्जा पाता है और कभी-कभी वो रजिस्ट्री भी अमान्य हो जाती है। तो यह ज़रूरी हो जाता है कि हमें अपनी गाढ़ी कमाई को किस प्रकार से इस्तेमाल करना है, वो हम जानें। इसके लिए हमें थोड़ी-सी बुद्धिमत्ता का परिचय देना आवश्यक है। तो यदि हम जिस प्लॉट को खरीद रहे हैं, सबसे पहले हमें यह चेक करना है कि उसके फसली वर्ष की खतौनी चेक करिए। और सिर्फ एक ही फसली वर्ष नहीं, 2 या 2 से अधिक फसली वर्ष की खतौनी को आप चेक करिए। इससे आपको यह पता चलेगा कि जिस व्यक्ति से आप ज़मीन खरीद रहे हैं, वही पिछले 10-15 सालों में उसका मालिक है या नहीं। और यह भी पता चलेगा कि किस वर्ग की भूमि को हम खरीद रहे हैं, अर्थात श्रेणी 1 क की भूमि जिसका खरीद और बेच किया जाता है, वह उस हर फसली वर्ष के खतौनी पे लिखा हुआ है या नहीं, ट्रांसफरेबल नेचर की वो ज़मीन है या नहीं। तो ये चेक करना ज़रूरी है। इसके अलावा दूसरा सबसे महत्वपूर्ण तथ्य जो हम चेक करेंगे, वो विक्रय करने वाले व्यक्ति के अंश के बारे में चेक करेंगे कि व्यक्ति ज़मीन जितना बेच रहा है, क्या वह उतने अंश का हकदार है या नहीं। तो इसके लिए हम राजस्व विभाग से या तहसील में जाकर उस व्यक्ति के अंश प्रमाण पत्र को निर्गत करा सकते हैं, जिसके माध्यम से हमें ये पता चलेगा कि व्यक्ति द्वारा जितने संपत्ति का विक्रय किया जा रहा है, वह उतना अंश धारित करता है या नहीं। तीसरा, यह चेक करना चाहिए हमें कि जिस ज़मीन को हम खरीदने वाले हैं, क्या वह सरकारी तो नहीं है। इसके लिए हमें खतौनी में वर्ग देखना पड़ेगा कि भूमि किस श्रेणी की है। केवल हम आपको बता दें कि भूमि सिर्फ 1 क श्रेणी की ही लेने के लिए आप सक्षम होंगे, उसी की खरीद और बिक्री की जाती है। तो इस प्रकार से यह स्पष्ट हो लेना है कि सरकारी ज़मीन तो नहीं है। इसके अलावा हमें डबल रजिस्ट्री के बारे में भी पता करना है। कभी-कभी होता है कि कोई व्यक्ति अपनी एक संपत्ति को एक व्यक्ति को विक्रय कर देता है। इसके बाद उस संपत्ति पे अगर दाखिल खारिज नहीं है, तो विक्रय करने वाले व्यक्ति का ही नाम रहता है। इस आधार पे वो संपत्ति दूसरे या तीसरे व्यक्ति को भी बेच देता है। तो इस प्रकार हमें ये भी स्पष्ट करना है कि ज़मीन किसी को बेची तो नहीं गई है पहले से। क्या व्यक्ति ने जिस ज़मीन को बेचा है, वह फिर से हमें बेचकर मूर्ख तो नहीं बना रहा है। इसके अलावा हम यह चेक करेंगे कि राजस्व न्यायालय में बंटवारे का कोई विवाद तो नहीं है, अर्थात उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 116 के तहत बंटवारे का कोई मुकदमा तो नहीं चल रहा है। क्योंकि आप जिस व्यक्ति से ज़मीन ले रहे हैं, वो आपको बताता है कि आपको रोड पे फ्रंट 20 या 25 फीट मिल जाएगा, लेकिन जब बंटवारे का निर्णय होता है, तो उस व्यक्ति के अंश के हिसाब से उसको सिर्फ 10 या 12 फीट ही फ्रंट मिलता है। तो आप जिस पर्पज़ से ज़मीन का क्रय करते हैं, वो पर्पज़ फुलफ़िल नहीं हो पाता है। इसलिए ये ज़रूरी है कि आप ये भी स्पष्ट कर लें कि बंटवारे का अगर विवाद है, तो उस विवाद के समाप्त होने के बाद ही, कोर्ट से आर्डर होने के बाद ही उस ज़मीन को आप विक्रेता से लें। इसके अलावा ज़मीन में हमें ये भी जांच लेना आवश्यक है कि उस ज़मीन पर पहले से कोई बंधक तो नहीं है। क्योंकि अगर बंधक की स्थिति में आपने उस ज़मीन को ले लिया, तो बंधक से संबंधित जो भी चार्जेस रहेंगे, वो आप ही को फुलफ़िल करना पड़ेगा, क्योंकि आप उसके ओनर हो जाते हैं। इसके अलावा यह भी चेक करना आवश्यक है कि बैंक से कोई लोन तो नहीं लिया गया है। इसके लिए हमें ज़मीन को राजस्व विभाग में ले जाकर उसके डॉक्यूमेंट्स को चेक कराना बहुत ही ज़रूरी होता है। ज़मीन को बेचने वाले व्यक्ति की जाति पता करनी अति आवश्यक है, क्योंकि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 98 यह प्रोविज़न करती है कि अगर एससी कम्युनिटी या एसटी कम्युनिटी, सेक्शन 98 में एससी कम्युनिटी, सेक्शन 99 में एसटी कम्युनिटी द्वारा कोई भी ज़मीन
किसी ओबीसी वर्ग को या किसी अन्य वर्ग को नहीं बेचा जा सकता। अगर ऐसा संपत्ति बेचा जाता है ऐसे वर्ग के द्वारा तो वो संपत्ति इस राज्य सरकार में वेस्टेड हो जाती है, अर्थात राज्य सरकार की हो जाती है। तो इस बात को भी आपको ध्यान देना है कि ज़मीन को खरीदने से पहले ज़मीन के मालिक के जाति को भी देखें, क्योंकि अगर आप ओबीसी वर्ग से हैं या जनरल कैटेगरी से हैं या किसी अन्य वर्ग से हैं और आप किसी एससी की ज़मीन ले लेते हैं तो वो ज़मीन का अंतरण वाइड माना जाएगा। इसके अलावा ज़मीन का सही माप लेना आवश्यक है। आपको अगर ज़मीन दिखा दिया गया है खतौनी में कि 200 स्क्वायर फीट है तो आपको जाके वहाँ मौके पे भी ज़मीन का माप के माध्यम से देख लेना चाहिए, जहाँ आपको कब्जा लेना है कि वहाँ पे भी एक्चुअल में 200 वर्ग मीटर या 200 वर्ग फीट है जितना आप ज़मीन लेना चाहते हैं या नहीं। इसके अलावा ज़मीन खरीदने के समय ये ध्यान रखिए कि आपको जो ज़मीन बेची जा रही है उसका स्थान कहाँ पे है। जो चौहद्दी दिखाया गया है बेचने के समय, क्या वहीं पर वो ज़मीन स्थित है, अर्थात सही स्थान पर ज़मीन स्थित है या नहीं। तो इन बातों का ध्यान आपको देना है। तो दोस्तों इसके अलावा ये भी चेक करिए आप, अगर किसी शहरी क्षेत्र में ज़मीन खरीद रहे हैं तो उस शहर के विकास प्राधिकरण से यह जान लें कि किसी सरकारी जोन में तो वो ज़मीन नहीं स्थित है, अर्थात कोई स्पेशल प्लानिंग चल रहा है किसी गवर्नमेंट का या राज्य सरकार का, जिसके तहत वहाँ पे ज़मीन को खरीदना बेचना अलाउ ही नहीं है। तो आप विकास प्राधिकरण के जोन के माध्यम से भी इस बात की पुष्टि कर लें। इसके अलावा ये ध्यान दें कि यदि किसी व्यक्ति का 2 या 2 से अधिक रकबे में हिस्सा है और वो संपत्ति आपको बेच रहा है तो सिर्फ ये कब्जा एक ही रकबे में मिल रहा हो तो आप उस संपत्ति को कतई ना लें, क्योंकि भविष्य में जाकर अगर बंटवारा होता है तो आप विवादित स्थिति में पहुंच जाएंगे। तो इस बात का ध्यान देना आवश्यक है कि 2 या 2 से अधिक रकबे का अगर संपत्ति विकृत की जा रही है आपको और कब्जा केवल एक जगह दिया जा रहा है तो इस स्थिति को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण है कि आप आकार पत्र 41 और 45 के माध्यम से ज़मीन के इतिहास को भी देखें कि उस व्यक्ति के पास ज़मीन किस माध्यम से आई, किस माध्यम से विक्रय करने वाले व्यक्ति को स्वामित्व प्राप्त हुआ है उस ज़मीन पे जिससे आप ज़मीन लेने वाले हैं। इसके अलावा एक आखिरी जांच आप ये कर सकते हैं उस ज़मीन के संदर्भ में कि आप जिस प्रयोजन के लिए ज़मीन ले रहे हैं तो क्या उस ज़मीन को लेने के बाद आप प्रयोजन फुलफिल हो रहा है या नहीं। अर्थात आप अगर आवासीय ज़मीन लेना चाह रहे हैं तो कृषि भूमि का बैनामा न कराएं, और वरना आपको बाद में जाकर उसको आवासीय में कन्वर्ट करवाना पड़ेगा, जो कि लंबी प्रक्रिया होती है और उसमें आपको फ्रस्ट्रेशन की स्थिति पैदा होगी। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि आप अपने जीवन भर के गाढ़े कमाई का एक बड़ा हिस्सा किसी ज़मीन को खरीदने में अगर लगाते हैं तो आपने मेहनत करके वो पैसे तो अर्न कर लिए हैं, लेकिन अब इस समय ये है कि आप थोड़ी सी बुद्धिमत्ता का परिचय दिखाकर लेने वाली संपत्ति के बारे में थोड़ी जांच पड़ताल कर लें, जिससे आप फ्रस्ट्रेट होने से और भविष्य में विवाद में जाने से बच जाएंगे। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए राजस्व मामलों के आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। धन्यवाद।